वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र से संबंधित कुछ चीज़ें समझेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पारिस्थितिकी होता क्या है और पारितंत्र क्या होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि इस पूरी दुनिया में जीव हैं, तो उन जीवों का जो आपस में संबंध है और साथ में उन जीवों का और जो उसके चारों ओर चीजें विद्यमान हैं उनसे जो संबंध है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग पारिस्थितिकी समझेंगे, पारितंत्र समझेंगे, साथ में ये समझेंगे कि पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा किन किन चीज़ों पर ये निर्भर करता है कि कहीं का जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितना होगा। उसके अलावा जो हम लोग समझेंगे वो कि जैविक विभव क्या होता है, समझेंगे वहन क्षमता क्या होती है, समझेंगे कि स्टोन स्पेसीज क्या होते हैं, फिर समझेंगे इकोटोन और को एज इफेक्ट यानी कि संक्रमिका और कोर प्रभाव क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी क्लास में समझेंगे अगले 15 मिनट 20 मिनट में। तो आइए देखते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले आप ये समझ चुके हैं कि जीव में और जीव का उसके चारों ओर जो चीज़ें हैं उनसे जो पारस्परिक संबंध स्थापित होता है उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल रेटर ने किया था 1865 में, लेकिन इसको डिटेल्ड में अर्नेस्ट हैकल 1869 में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उसका नाम दिया ओकियोलॉजी। ठीक है, डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, क्या होता है ओकियो, क्या होता है लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीव के चारों ओर। तो अब एक देखिए बात, कोई जीव होगा उसके चारों ओर जो चीजें होंगी, मिट्टी होगी, जंतु होगा, जलवायु होगा और वनस्पति होगी। तो इनका आपस में जो संबंध है, जो क्रिया है, देखिए ये पूरा इनका आपस में जो संबंध है इन सब का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। और जब किसी एक इकाई को, ध्यान दीजिएगा, पूरे इस सिस्टम को अगर पढ़ना हो तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो दोनों को मिला दिया जाता है तो इकोलॉजिकल सिस्टम को मिला दिया जाता है तो इकोसिस्टम कहलाता है, और इकोसिस्टम को हम लोग पारितंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र शब्द यानी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले एजी तांसले ने 1935 में दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अणु जो होते हैं, सबसे पहले जीव फॉर्मेशन देखते हैं, जीव बनता कैसे है। तो अणु जो होते हैं वो क्रिया करते हैं प्रकाश के साथ, जो जैविक और अजैविक या यूं कहें कि भौतिक रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो होंगी। फलस्वरूप जीव जो है, जो अणु है वो अणु जैव अणु बन जाता है, और वही जैव अणु विकसित होकर के कोशिका बनता है। तो देखिए ये अणु क्रिया करेगा प्रकाश से, जल से, जो भी चीजें हैं उनसे क्रिया करके जैव अणु जब बनता है तो यही जैव अणु को विकसित होकर के कोशिका का रूप लेती है। और कई कोशिकाएं एक तरह की जब मिलती हैं, एक जैसा कार्य करने वाली, तो उसे ऊतक कहा जाता है। और कई ऊतक जब मिल जाते हैं तो अंग बनते हैं, और कई अंग मिल करके जीव बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरह के जीवों के समूह को, जैसे मनुष्य है
तो मनुष्य एक जीव है, उसके पूरे समूह को जनसंख्या कहेंगे। गाय है, गाय एक जीव है, तो गायों के समूह को जनसंख्या कहेंगे। अब देखिए, अगर मनुष्य और गाय दोनों को एक ही जगह मिला दिया जाए तो उसे समुदाय कहेंगे। यानी कि दो तरह के जीवों का, दो अलग अलग तरह के जीवों का जब एक समुदाय दो अलग अलग तरह के जीवों का समुदाय जब मिलता है आपस में, जनसंख्या आपस में मिलती है, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। और जब कई समुदाय आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, और कई इकोसिस्टम मिलते हैं, जैसे जलीय तंत्र हुआ, स्थलीय तंत्र हुआ, वायुमंडलीय तंत्र हुआ या मरुस्थलीय तंत्र हुआ। जितने तंत्र हैं सब मिल करके क्या बनाते हैं, जैव मंडल बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से बढ़ता है। अब आप देखिए, जो पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो है ऊर्जा। जब तक ऊर्जा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ये स्थिति ही नहीं बन पाएगी, कुछ डेवलप हो पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक इस पारितंत्र का ऊर्जा संघटक होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 और चीजें पाई जाती हैं। एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक संगठक पाए जाते हैं और अजैविक संगठक पाए जाते हैं। अजैविक संगठक के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। भौतिक रासायनिक होगा, रासायनिक में जो होगा वो अकार्बनिक और कार्बनिक आएगा। ठीक है, तो ये अजैविक संघटक है जो एक तरह से जिनसे क्रिया करना आवश्यक होता है जीवों को सस्टेन करने के लिए। यानी कि जीव अगर जिंदा रहना चाहता है तो बिना इन सब के सहयोग के जीव जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो जैविक संघटक का पूरक है ये अजैविक संघटक। ठीक है, अगर अजैविक संघटक नहीं होंगे तो जैविक संघटकों की भी जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगी। ठीक, अब बात करेंगे जैविक संघटक जो होते हैं, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। उसमें मुख्य रूप से 2 तरह के जीव होते हैं। ठीक है, या तो स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी मतलब वो जो खुद, ध्यान दीजिएगा, जो प्रकृति से ऊर्जा लेकर के अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकें उसे स्वपोषी कहते हैं। तो मनुष्य क्या हुआ, हम लोग भी तो खाना अपना पकाते हैं कुकर पर, है ना, या गैस पर। तो हम लोग क्या स्वपोषी हैं? ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्वपोषी नहीं हैं। स्वपोषी कौन है समझिएगा, जो प्रकृति से डायरेक्ट चीजों को लेकर के अपना वृद्धि कर सके। ठीक है, हम लोग प्रकृति से सब कुछ लेने के बावजूद भी जो है अपने आप का ग्रोथ अपना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन अपने आप के अंदर या अपने शरीर का विकास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, आप देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश पाएंगे, पानी पाएंगे, तो वो अपना ग्रोथ करते रहते हैं। यानी कि वही कहलाते हैं स्वपोषित, जिन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। यानी कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में पैदा जो खाना, जो भोजन पैदा कर रहा है, वही स्वपोषित भी कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वही स्वपोषित हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बोलता है परिपोषित। परिपोषित 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि जो इसको खाता है, स्वपोषित को खाता है, वो परिपोषित हो गया एक। और दूसरा जो इसको डिकम्पोज करता है, समझ पा रहे हैं, डिकम्पोज कर देता है, बदल देता है, अब उसका अपघटन कर देता है ना। जो दीमक लग जाते हैं अपघटन कर देते हैं। ठीक है,
ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपघटन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर होगा, एक डिकम्पोजर होगा। तो पूरे जैविक संघटक में 3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पैदा करने वाला, दूसरा उसको खाने वाला। ठीक है, खाने वालों में कई तरह के होंगे, शाकभक्षी होगा, मांसभक्षी होगा, सर्वाहारी होगा। ठीक है, उसको आगे बताएंगे आपको। और एक होता है डिकम्पोजर, जो सबको फिर से मिट्टी में मिला देता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, सबको फिर से मिट्टी में मिला देता है, डिकम्पोज कर देता है, अपघटित कर देता है। ठीक, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, जीव कोई जहां निवास करता है उसे क्या कहेंगे? निवास स्थान कहेंगे, आवास कहेंगे। ठीक, अंग्रेजी में उसे हैबिटाट कहा जाता है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के टर्म में हैबिटाट कहा जाता है, हैबिटाट। ठीक, तो कोई जीव जहां रहता है उसे उसका निवास स्थान या हैबिटाट कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, बायोम किसे कहते हैं? हैबिटाट और बायोम। देखिए, हैबिटाट एक जीव की बात करता है या एक तरह के जीव की बात करता है, और बायोम जो है वो बड़े पूरे समुदाय की बात करता है, निवास स्थान की। समझ आ रहा है? यानी कि जो चीज हैबिटाट है उसी का बड़ा रूप बायोम है। लेकिन बायोम में कई तरह के जीव जंतु सब रह सकते हैं, उसे बायोम कहा जाता है। ठीक है, और हैबिटाट में क्या होता है? एक ही तरह का जीव रहता है। समझ आ गया बात? अब यहां पर एक और शब्द आता है जो बड़ा मतलब फेवरेट है एग्जाम में। ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं, आवास, बायोम और निकेत। अंग्रेजी में इसे निस कहते हैं, निस, NICHE, निस। ठीक है, निस क्या होता है? कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, एकदम मतलब कंसाइंड। अब समझिएगा बात हमारी यहां पर कि एक क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में कई तरह के हैबिटाट होंगे, कई तरह के जीव होंगे। समझ आ रही है बात? इंसान भी होगा, जानवर भी होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसान को जिंदा रहने के लिए जैविक, भौतिक और रासायनिक अलग अलग चीजों की जरूरत होगी। मतलब जैविक, भौतिक और रासायनिक जिन चीजों की जरूरत इंसान को होगी, सेम टू सेम चीज गाय को जरूरत नहीं होगी, सेम टू सेम चीज चींटी को जरूरत नहीं होगी, सेम टू सेम चीज जो है कुत्ते को जरूरत नहीं होगी। समझ आ रहा है बात? तो ये जो है ये अलग अलग होगा। एक तरह के जीव का अलग होगा, दूसरे तरह के जीव का अलग होगा, तीसरे तरह के जीव का अलग होगा, चौथे तरह के जीव का अलग होगा। समझ आ रहा है? और जो मनुष्य है, अगर किसी क्षेत्र में रह रहा है, उसका जैविक, भौतिक और रासायनिक उसे किसी तरीके का गुण मिल रहा है, अगर वो किसी और क्षेत्र में जाएगा और वही इंसान अगर वहां मिलेगा, वहां पर जैविक, भौतिक, रासायनिक अलग उसे मिल रहा होगा, तो उसका प्रकृति, उसका तरीका, उसका स्ट्रक्चर, उसका चाल ढाल या उसका जो बनावट है वो अलग होगा। समझ आ रहा है? तो जो किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जो जैविक, भौतिक और रासायनिक चीजों की एकदम स्पेशली जरूरत पड़ती है, उसे निकेत कहा जाता है। कहा जाता है कि एक तरह के जीव का निकेत अलग होता है, दूसरे तरह के जीव का निकेत अलग होता है। यानी कि इंसानों का निकेत अलग होगा, गायों का निकेत अलग होगा, भैंसों का निकेत अलग होगा, कुत्तों का निकेत अलग होगा, चींटियों का निकेत अलग होगा, भले ही वो एक ही क्षेत्र में रह रहे हों। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस क्षेत्र के मनुष्य का निकेत उस क्षेत्र के मनुष्य के निकेत से अलग हो, या इस क्षेत्र का जो आम का पेड़ है, इसका जो निकेत है उसका जो निकेत है दूसरे क्षेत्र के आम के पेड़ के निकेत से अलग हो, इसलिए इस आम का पेड़ का जो फल होगा वो मीठा होगा, उधर वाले का खट्टा होगा। समझ पा रहे हैं बात अब? तो
तो ये बेसिक डिफरेंस है आवास, बायोम और निकेत में। इसको एकदम स्पष्ट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 2019 में 3 एग्जामों में सवाल पूछा गया है लगातार इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जैविक विभव, वहन क्षमता, कीस्टोन प्रजाति, संक्रमिका और कोर प्रभाव, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैविक विभव क्या होता है? बोलता है कि रिप्रोडक्शन, है ना। आप समझिए कि जीवधारियों में रिप्रोडक्शन की क्षमता प्राकृतिक तौर से आती है। ठीक है, चाहे वो जीव हो चाहे वो जंतु हो, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये समझिए कि रिप्रोडक्शन मतलब जन्म देने का। ठीक है, तो किसी तरह का जीव है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक मान लो ये क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई तरह के जीव हैं, सब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते करते एक ऐसा स्थिति आएगा कि यहां की जो इस क्षेत्र की जो ऊर्जा है या जो भौतिक प्राकृतिक जो चीजें हैं वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन ज्यादा है, जीव कम है तो ठीक है, ठीक, लेकिन जब संसाधन और जीव बराबर हो जाएंगे तब जो है वो तो वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे ही जीवों की संख्या ज्यादा होने लगती है वैसे ही फिर क्या होता है कि पर्यावरण में कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि ये जो जीव हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम था वो रिप्रोडक्शन कम हो जाता है, वो रेट घट जाता है। कहने का मतलब है कि अगर पर्यावरणीय बदलाव ना हो, ध्यान दीजिए, अगर पर्यावरणीय बदलाव ना हो तो किसी निश्चित क्षेत्र में कितने जीव पैदा हो सकते हैं, कितने जंतु, कितने वनस्पति पैदा हो सकते हैं, उसे जैविक विभव कहा जाता है। लेकिन जब उत्पादन क्षमता को पार कर जाता है तो फिर प्रकृति का कुछ ऐसा घटना होता है कि जैविक विभव कम हो जाता है, या यूं कहें कि उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, तो जैविक विभव क्या है उसको समझिए पूरा एक लाइन में, कि बिना पर्यावरण के डिस्टरबेंस के कितना उत्पादन जीव और जंतुओं और वनस्पतियों का हो सकता है, वही जैविक विभव है। और एक निश्चित क्षेत्र में कितने जंतु वनस्पतियों के लिए रिसोर्स है, वो उसकी वहन क्षमता कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज का मतलब यह है कि जैसे जंगल है, जंगल में एक बरगद का पेड़ है ना, एकदम एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूं, आसान क्लियर होगा। एक बरगद का पेड़ है, प्रजाति की संख्या उसकी कम है ना, लेकिन उस पर करोड़ों जीव जिंदा है। ठीक, बंदर जिंदा है, चिड़िया जिंदा है, तो तमाम जिंदा है उस पर। ठीक है, तो वो जो बरगद का पेड़ है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कीस्टोन प्रजाति, यानी कि जिसके इर्द गिर्द पूरा वहां का पारितंत्र चलता हो, वो कीस्टोन प्रजाति कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बात करते हैं संक्रमिका और कोर प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं स्थल है और ये मान लेते हैं जल है। ठीक, दो अलग अलग तरह के पारितंत्र हैं। ये देखिए, ये स्थलीय पारितंत्र है, यहां पर अलग तरह के जीव पाए जाएंगे, और ये जलीय पारितंत्र है, यहां अलग तरह के जीव पाए जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए,
जहां दोनों का मिलन हो रहा है। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है जहां दोनों का मिलन हो रहा है, स्थल और जल का, इसी क्षेत्र को हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, यानी संक्रमिका कहते हैं। ठीक, अब ये जो संक्रमिका है, यहां का प्रभाव क्या होगा? तो समझिए, यहां पर इसका भी गुण विद्यमान है और इसका भी गुण विद्यमान है। तो यहां पर जो जीव पाए जा रहे हैं, यहां पर जो जीव पाए जा रहे हैं, वो दोनों यहां पर हो सकता है पाए जाए, और ये भी हो सकता है कि यहां पर कुछ अलग तरह के जीव भी पाए जाएं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऊर्जा है, जो स्रोत है, वो दोनों का मिल जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो कोर होता है, जो इकोटोन होता है, यहाँ पर जो प्रभाव बनता है वो ये कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता तुलना में यहाँ के और यहाँ के अधिक होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप देखिए, जो कोस्टल इलाका होता है, ठीक है, जो जल समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर हमेशा आप देखिए जो है कुछ संरक्षण के उपाय अपनाए जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। समझ आ गया बात? तो ये रहा पूरा आपका पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र का बेसिक। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है वगैरह, ये सारी चीज़ें अगली क्लास में मैं बताऊंगा। बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।